हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम 1000 प्रश्नों का जो चलाए हैं उसमें से हम डेली 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पे कर रहे हैं, जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। जो आपका आगामी एग्ज़ाम होने वाली है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी द्वारा अभी जो नवंबर फर्स्ट वीक में आने वाली वैकेंसी है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है तो इससे स्वर्णिम अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप लग जाएं उसके प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको बहुत ही कम टाइम दिया जाएगा। 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। फिर लगता है कि 1 से 1.5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम भी होना है। तो ये सारा प्रोसेस आपका फरवरी फर्स्ट वीक तक मुझे लग रहा है कि कंप्लीट होना है, और फिर इलेक्शन के पहले सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होना है। तो बिल्कुल भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो जुड़े मेरे साथ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, ताकि मेरा हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे। और यूजीसी नेट के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हूँ, तो वहाँ पे वो देख लें। और फिर जितने भी यूनिट वाई है वो मैं करवाने वाली हूँ। तो अभी नवरात्रि चल रही है, मैं फास्टिंग पे हूँ, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाह रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सारी कंटेंट मैं उपलब्ध करा दूँ। तो आप हो सकता है कि 2-3 दिन व्यस्तता के कारण ऐसा ना हो पाए, लेकिन मैं कंटिन्यू ऐसा आप लोगों के लिए जो कंटेंट है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं सारे यूनिट पूरे अच्छे से करवाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो शरपाद को माना गया है। और किसने माना है? तो राहुल संस्कृत्यायन जी ने माना है। और इनका एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो दोहा कोश है ना, दोहा कोश, ये इनकी फेमस ग्रंथ है, ठीक है। फेमस जो है ग्रंथ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दोहा कोश। अगला क्वेश्चन है विशल देवरासों की रचयिता कौन है? तो ये नरपति नाल है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि पौंचर्यु किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है। और मैं एक बात बताते चलूँ कि जो मैंने घटना चक्र का जो सीरीज शुरू किया है PYQ के लिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट से, आप हिंदी क्षेत्र से अगर हैं, PGT TGT, ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज दिया गया है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछे गए हैं, कितने एग्ज़ामों में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारा चीज़ वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, तो ज़रूर उस सीरीज को करें, ठीक है। और साथ में जो मैं MCQ करा रही हूँ, और मैंने अभी तक 800 प्लस MCQ करा दिया है, और 500 का एक सीरीज भी मैं करा चुकी हूँ। और जितने भी कंटेंट का वीडियो मैंने डाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर से देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम क्या था? तो ये थे अमीर खुसरो। और इनकी जो मुकरियाँ और ये दो सुखने और खालिक बारी जितने भी हैं ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो ये विद्यापति है, क्योंकि मैथिल कोकिल इसीलिए इनकी पदावली एक है जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शरपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अभी मैंने बताया दोहा कोश है इनकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ये भक्ति काल को जाना जाता है। और भक्ति काल को हिंदी का साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो वो थे ग्रियर्सन महोदय, जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। अगला क्वेश्चन है कि चंदायन के रचयिता
कौन थे? तो ये थे मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है कि दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? चलिए अगला क्वेश्चन है, कवितावली के रचयिता कौन हैं? तो ये तुलसीदास हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो ये रामचरितमानस की उन्होंने रचना की है, जो कि 7 कांडों में विभक्त है। अगला है कि शुद्धाद्वैत का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो ये कृष्ण भक्ति धारा से है। और ये जो हैं वल्लभाचार्य जो हैं ये शुद्धाद्वैत दर्शन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा है और रामानुजाचार्य जो हैं विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन पूछ रहा है, यानी कि भक्ति काल आपका आ जाता है हिंदी साहित्य में। तो मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी थी, तो ये थी मीराबाई। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? तो ये रीतिकाल नाम दिया है। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। और अगर हम वो बात करें कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो रीतिबद्ध है, दूसरा रीति सिद्ध है और तीसरा रीति मुक्त है। जो कि रीति सिद्ध में जो प्रमुख कवि आपके हैं वो बिहारी आएंगे और रीतिबद्ध में आपके चिंतामणि घोष और तो ये जितने भी हैं तो प्रमुख जो कवि हैं रीति सिद्ध में वो बिहारी हैं और रीति मुक्त में आपके घनानंद आ जाएंगे, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये जितने भी हैं। और रीतिबद्ध में आपके जो हैं वो आपके जितने भी कवि बसते हैं, जैसे भूषण हैं, प्रताप शाही हैं, पद्माकर हैं और भिखारी दास हैं, ये जितने भी कवि हैं ना वो आपके रीतिबद्ध श्रेणी में आएंगे। तो आपको रीति जितने भी रीति को भागों में बांटा गया है, चाहे वो रीतिबद्ध हो, रीति सिद्ध हो या फिर रीति मुक्त हो, तो सभी कवियों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो वहाँ पे आप फंस जाने की पूरी संभावना है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो जैसा कि अभी मैंने बात किया, बिहारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की है? तो ये भूषण ने किया है। अगला है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये रीति मुक्त में आते हैं और रीति मुक्त के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद ही हैं। अगला है कि आधुनिक काव्य में लिखा गया खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह हरिओत जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साकेत के रचनाकार कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं और इसकी रचना 1931 में हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला है कि कामायनी में कौन सी दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो ये शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो ये निराला ने अपनी पुत्री के मृत्यु के शोक के उपरांत ये जो है सरोज स्मृति की रचना की है, जिसे हिंदी साहित्य में एक शोक प्रवृत्ति के रूप में इसे रखा गया है। तो शोक काव्य है ये, ठीक है, हिंदी साहित्य में। अगला है कि सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? तो ये जूही की कली थी, जो कि 1916 की रचना है
और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में से छापने से इनकार कर दिया था। तो उस टाइम पीरियड में इसे लेकर काफ़ी ये चर्चा में रहा था, विवादास्पद भी है काफ़ी ये। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये महादेवी वर्मा जी हैं। अगला है कि रसवंती के रचनाकार कौन हैं? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मधुशाला के रचनाकार तो ये हरिवंश राय बच्चन जो कि हालावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है और इनकी काव्यों में भी आप प्रकृति चित्रण बखूबी देख सकते हैं। और उनका जन्म भी जो है ना अल्मोड़ा में हुआ है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहाड़ी इलाका है, बहुत ही प्रकृति का वो उपादान वहाँ पे देखा जाता है। अगला है कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के संग्रह जो है, काव्य संग्रह किसकी है? तो ये गजानन माधव मुक्ति बोध जी का है। अंधेरे में जो कि 1964 में लिखी गई है, तो एक फैंटेसी शैली में लिखी गई लंबी कविता है, किसकी है? तो माधव मुक्ति बोध की है। अगला है कि आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह किस कवि ने लिखा है? तो ये अज्ञे द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है संसद से सड़क तक काव्य संग्रह किसने लिखा है? तो ये धूमिल की है, 1972 की ये रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार कौन है? तो ये दुष्यंत कुमार हैं। अगला है कि शबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? तो ये जगदीश गुप्त जी हैं। विश्वास बढ़ता ही गया क्या है? तो ये कविता है, किसकी है? तो शिव मंगल सिंह सुमन की है। अगला है कि बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता कौन है? तो ये नागार्जुन जी हैं। अगला है कि चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संकलन है ये। अगला है कि आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए? तो ये विद्यानवास मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और 1915 की ये रचना है जो कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, 1915 की रचना है। अगला है कि मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो ये प्रेमचंद्र की कहानियों का संग्रह है जो कि 8 भागों में है और ये इसमें 300 प्लस कहानियाँ संग्रहित हैं। अगला है कि स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो ये महादेवी वर्मा जी की है। अगला है कि अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और 1881 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। अगला है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? तो ये शंकर शेष हैं। अगला है कि जल टूटता हुआ उपन्यास है, ये किसकी है? तो रामदास मिश्र की है, रामदास मिश्र की है। अगला है कि बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये मैत्री पुष्पा हैं, यहाँ पे कुछ गलत दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर नामवर सिंह की है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज परमाल रासो के कवि कौन है? तो ये जगनिक है। तो चलिए आज 50 क्वेश्चन ही देखते हैं और कल फिर हम लोग मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ और आपका 1000 का जो प्रश्नोत्तरी है वो समाप्ति होने वाला है। तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है आपका आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर से देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।